हेलो एवरीवन, ये हमारा जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज इन इंडिया सब्जेक्ट का पार्ट वन है पीवाईक्यू सॉल्यूशन का। हमारा जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन है ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन 2024 का है, बीयू 8 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है और ये वीडियो का पार्ट वन है। ठीक है, ये वीडियो टोटल 4 पार्ट में बना हुआ है पीवाईक्यू सॉल्यूशन का, तो आप बाकी पार्ट भी जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग जो है मेनली क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऑडियो का इशू है तो आप या तो अपना बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कीजिए, ठीक है, या नहीं तो एक अच्छा क्वालिटी का ईयरफोन लगाइए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज ए मेजर इशू एसोसिएटेड विथ रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन। इसका क्वेश्चन का अगर आप मतलब समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। दिक्कत यही है कि आपको क्वेश्चन का मतलब ही समझ में नहीं आता आसानी से। मेजोरिटी बच्चे को हिंदी इंग्लिश का इशू है। एक होता है रूरल पॉपुलेशन, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। अर्बन मतलब हो गया शहरी। ठीक, आपसे कह रहा है कि अभी वर्तमान समय में गांव से जो है ज्यादातर लोग शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट मतलब गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेजर इशू है, ठीक, ये जो तेजी से लोग शहर के तरफ जा रहे हैं, तो इसमें मेजर इशू जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये जो मेजर इशू है वो क्या है, ऑप्शन पढ़िए। डिक्रीज्ड एक्सेस टू एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, खेती का जमीन सही से नहीं मिल पा रहा है, ये तो कोई रीजन ही नहीं है भाई। इम्प्रूव्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में मूलभूत सुविधाएं मिलने लगी है, नहीं सर ये भी बात नहीं है। ओवरबर्डन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, ठीक है, हाँ ये हो सकता है। इनहेंस्ड रूरल जॉब अपॉर्चुनिटीज, गांव में जो है जॉब का अपॉर्चुनिटीज बढ़ गया है, नहीं ये भी नहीं है। तो आप जो है जब सवाल का मतलब समझ गए तो आंसर सेलेक्ट करना आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, ये इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं है कि आपका कोई भी क्वेश्चन का एक फिक्स आंसर होगा। यहाँ पे अगर आप सवाल समझिएगा तभी आपको आंसर पकड़ में आएगा। बात समझ गए ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे अनुसार ऑप्शन 3 हो जाएगा। आपको अगर कुछ और लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, वैलिड सोर्स के साथ बताइएगा तो हो सकता है हम अपना आंसर भी चेंज कर ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की पॉलिसी मेजर बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा इसमें से की मेजर लिया गया है। मतलब कौन सा गवर्नमेंट का इसमें से की स्कीम है जिससे कि क्या हो रहा है कि भारत में बेरोजगारी खत्म किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्या, प्रमोशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स। इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स क्या कहते हैं, मतलब बिना कोई कागजी कार्रवाई किए हुए अगर आपको नौकरी दे दिया गया उसको इनफॉर्मल सेक्टर जॉब कहते हैं। जैसे कोई मान के चलो घर बना रहा है, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, घर बना रहा है। घर बनाने के लिए अगर कोई मजदूर को रखता है, ठीक है, या मिस्त्री को रखता है, तो लोग घर बनाने के लिए जो मजदूर मिस्त्री रखता है उसके कोई कागज पे लिखवाता थोड़ी कि हम ऐसे काम करेंगे, इतना ड्यूटी करेंगे, इतना पैसा देंगे, वैसा कोई नहीं लिखवाता। ठीक है, तो वो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर जॉब है। लेकिन अगर मान के चलिए आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं या कोई प्राइवेट कंपनी, बड़ा प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो आपसे जो है पेपर पे लिखवाया जाता है, ठीक है, आपसे जो है पेपर पे लिखवाया जाएगा कि हमारा जो है सैलरी इतना होगा, हम इतना घंटा काम करेंगे, मेरा वर्क प्रोफाइल ऐसा होगा। तो वो क्या है, फॉर्मल सेक्टर जॉब है। बात समझ में आ गई। तो प्रमोशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स, नहीं ये बात नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा, हाँ ये जो है, ये नरेगा जो आया गया था ये क्यों दिया गया था, ताकि हमारा जो है गांव के अंदर बेरोजगारी थोड़ा कम हो सके। ठीक है, कुछ ना कुछ उसको रोजगार जो है गांव में काम चलेगा, तो कुछ ना कुछ उसको जो है रोजगार मिलेगा। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रिडक्शन ऑफ जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नहीं ये नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शन और लेबर माइग्रेशन, लेबर को माइग्रेट करने से रोका गया, नहीं ये नहीं होगा। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया था, भारतीय सरकार के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को टैकल करने के लिए कौन सा स्कीम लाया गया था। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था, एमजी नरेगा आया था। बात समझ में आ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज ए कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इन इंडिया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पीएसयू जैसे कि आपका एनटीपीसी हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया, आईओसीएल हो गया, ये सब आपका क्या पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज ए कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि सरकार की पकड़ से जा छोड़ के उसको जो है किसी प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर कर देना। ठीक है, तो जब पब्लिक सेक्टर पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें कॉमन प्रॉब्लम क्या आता है।
ठीक, तो कॉमन प्रॉब्लम क्या आता है उसको गौर से पढ़ेंगे, चार ऑप्शन आपको अपने पता चल जाएगा। पोटेंशियल जॉब लॉसेस एंड रिड्यूस्ड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज फॉर द पुअर। ठीक है, तो जब ये प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा ना, तो गरीब को वहां पे नौकरी आसानी से नहीं मिलता है, वो सबका नौकरी और चला ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, प्राइवेट कंपनी हमारा जो है वेल ट्रेंड लेबर को या वेल स्किल्ड पर्सन को लेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन वन हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए। इंक्रीज जॉब सिक्योरिटी फॉर वर्कर, प्राइवेट के हाथ में दीजिएगा तो ऐसा थोड़ी जॉब सिक्योरिटी आपको मिल जाएगा, जॉब सिक्योरिटी सरकार ही दे सकता है, प्राइवेट आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं देगा, तो ये ऑप्शन गलत है। इनहेंस्ड इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है, इफिशियंसी बढ़ जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, जो भी पीएसयू उनको बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ ना, नेगेटिव कहाँ हुआ, आपसे पूछ रहा है कॉमन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम थोड़ी है, तो अच्छा चीज है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड गुड्स, पब्लिक सर्विसेज और गुड्स का क्वालिटी बढ़ जाएगा, ये तो स्वाभाविक है, अगर कोई काम प्राइवेट के हाथ में दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी के हाथ में, तो उसका पब्लिक सर्विस और गुड्स ये सब का क्वालिटी क्या करता है, वो बढ़ा देता है। तो ये बात सही है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रॉब्लम, तो उसके अनुसार ये ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार पहला ऑप्शन सही है, कि हमारा जो है जॉब का लॉस हो जाएगा, मतलब लोगों का जॉब चला जाएगा, उसके बाद और पुअर सबको सुविधा नहीं मिल पाएगा, तो ये सब चीज हमारा जो है कॉमन प्रॉब्लम है, अगर आप किसी भी पीएसयू को प्राइवेट करते हैं तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन मतलब होता है जैसे कि बिजनेस करने के लिए या इससे रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए कुछ रूल्स होता है। ठीक है, कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, आप ये नहीं बेच सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस तरह का बहुत सारा नियम कानून होता है बिजनेस करने के लिए। तो लिबरलाइजेशन में क्या किया गया था, ये सब नियम कानून टैक्स ये सबको कम किया गया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा चीज का लाइसेंस मिलना मुश्किल हो जाता था, अब लाइसेंस मिलना आसान हो गया था। मतलब नियम कानून को जो है बहुत सारा नियम कानून को खत्म किया गया था। ठीक है, और बिजनेस से रिलेटेड आपको सुविधा हो वैसा नियम कानून तैयार किया गया था, उसी को लिबरलाइजेशन कहा गया है। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब नियम कानून कम करने का या खत्म करने का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा, इसमें से आपको बताना है। डिक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखिए जब लिबरलाइजेशन हुआ नियम कानून कम किया गया तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब विदेश से आपके देश में आके पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड एंड रिड्यूस्ड मार्केट कंपटीशन, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इनहेंस्ड मार्केट कंपटीशन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जब हमारा जो है नियम कानून को कम किया गया और बिजनेस से रिलेटेड जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसको सुख सुविधा दिया गया, ठीक है, लाइसेंस मिलना आसान हो गया, टैक्स कम किया गया, तो क्या हुआ कि फॉरेन यानी कि विदेश से लोग आके भारत में इन्वेस्ट करना शुरू किए, और जब विदेश से लोग भारत में आके इन्वेस्ट करना शुरू किए तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, बढ़िया क्वालिटी का सामान बनने लगा, कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इनहेंस्ड मार्केट कंपटीशन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज ए की पॉलिसी फोकस फॉर इंप्रूविंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है सुविधा, हेल्थ केयर में हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड जो भी सुविधा दिया जाता है ताकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर, अगर पब्लिक हेल्थ सेंटर का संख्या कम कर दिया जाएगा तो क्या ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, नहीं सर, ये तो और खराब हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज शुड बी एक्सपेंडेड अंडर स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, आयुष्मान भारत के तहत हम लोग क्या करेंगे, हेल्थ केयर का इंश्योरेंस जो है उसको हम लोग इम्प्रूव बढ़ा सकते हैं, कि भैया अगर आपको कोई तरह की बीमारी होता है तो हम आपको ये सुविधा देंगे, हम ये इंश्योरेंस देंगे। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, तो ये चीज हम बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन टू हो सकता है। तीसरा क्या कहता है, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट कम होने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर एसेंशियल मेडिसिन, नहीं ये सब नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको इम्प्रूव करना है इंडिया में, तो आप क्या कीजिए, लोगों को इंश्योरेंस देना शुरू कीजिए आयुष्मान भारत के तहत। अब सवाल ये है कि इंश्योरेंस देने से क्या होगा, जैसे कि देखो तुम देखेगा अभी के समय अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है,
उसका जो है खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। अब अगर उसको इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा, किसी भी तरह का घटना होगा तो उसमें जो है उसको कुछ ना कुछ राहत मिलेगा, और राहत मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा, इलाज कराएगा तो वो बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इंश्योरेंस जरूरी है। ऑप्शन टू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, which policy measure addresses gender related issues in India social infrastructure? इसमें से कौन सा पॉलिसी जो है जेंडर रिलेटेड इशू आपको बता रहा है? तो रिडक्शन ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज, ऐसा नहीं है भाई, ये ऑप्शन गलत है। ये क्या कर रहा है, रिडक्शन ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है उसमें वुमेन का होना जो है उसमें कम किया जाता है, ऐसा नहीं है, लगभग बराबर समानता का अधिकार है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ये हो जाएगा भैया। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब लड़का के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ से आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ बेटी को ही देखा जा रहा है, लड़का तो कोई पूछ ही नहीं रहा। लिमिटिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, ऐसा नहीं है, वुमेन को जो है अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला भाई। अभी तो आप देखिएगा बिहार के अंदर जो भी जॉब आ रहा है तो उसमें 40% तो वुमेन को आरक्षण ही दिया जा रहा है। अब 40% वुमेन को हर जॉब में सीट मिल रहा है, इसका मतलब क्या, पढ़ा है तभी तो सीट मिल रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिड्यूसिंग हेल्थ सर्विसेज स्पेसिफिकली टारगेटेड एट वुमेन, ऐसा कुछ नहीं होता है, वुमेन के लिए और अलग से जो है हेल्थ सर्विसेज दिया गया था, ये भी ऑप्शन गलत है। तो जेंडर रिलेटेड इशू को एड्रेस करने का एक सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक है, ऐसे लड़का को भी पढ़ाना चाहिए, समझ गए ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्या कहते हैं, व्हाट इज मेजर बैरियर टू अचीविंग कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया? ठीक है, इसमें से कौन सा मेजर बैरियर है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन को? ये जो शब्द है इंक्लूजन, इसका मतलब होता है किसी चीज को इंक्लूड करना, समावेश, ये आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज ए मेजर बैरियर? बैरियर मतलब होता है बाधा, सबसे बड़ी बाधा क्या है अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हैं इंडिया में, तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो है लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज इन रिमोट एंड रूरल एरियाज, मतलब जो है ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिएगा लोगों को बैंक तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है ना, बैंक का बहुत सारा सुख सुविधा लोगों को गांव तक नहीं मिल पाता है। इसका जो आंसर मेरे अनुसार हो जाएगा लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज इन रिमोट एंड रूरल एरियाज, ये बहुत बड़ी बाधा है, मेजर बैरियर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बाधा है कि गांव के लोगों तक बैंक का सारा सुविधा नहीं मिलता है, खास करके जो बैंक से लोन लिया जाता है वो वाला सुविधा नहीं मिल पाता है। ठीक है, बाकी भी बहुत सारा जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसका पैसा लेने के लिए बार बार चक्कर काटना पड़ता है, ये सब जो है प्रॉब्लम है, गांव तक सही से बैंक का सुविधा नहीं पहुंच पाया है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया ड्यूरिंग प्री रिफॉर्म? प्री रिफॉर्म पीरियड मतलब जैसे कि 1991 में क्या हुआ था, 1991 में आया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके पहले का जो समय है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री रिफॉर्म पीरियड कहते हैं। ये जो एलपीजी आया था इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफॉर्म पीरियड, मतलब जो है सुधार किया गया था। ठीक है, क्या चीज में सुधार किया गया था, एक मिनट, एलपीजी जो आया था 1991 में, इसको कहते हैं रिफॉर्म पीरियड। रिफॉर्म पीरियड में क्या किया गया था कि हमारा जो है भारत के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी में सुधार किया गया था। ठीक है, उस समय तक जो नियम कानून था वो बहुत कड़ा था, लाइसेंस मिलना आसान नहीं था। ठीक है, टैक्स वगैरह लगता था ज्यादा। ठीक है, तो वो सबको कम किया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार अपना जो है बहुत सारा कंपनीज जो है या सरकार का जो भी सेक्टर था उसको बहुत सारा प्राइवेट के हाथ में दे दिया, प्राइवेटाइजेशन किया गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया को देश दुनिया से जोड़ा गया कि भैया भारत में आके आप सामान बेचिए, भारत का सामान भी बाहर जाके बिकेगा। तो एलपीजी लाया गया 1991। ठीक है, तो ये हो गया रिफॉर्म पीरियड। रिफॉर्म पीरियड से पहले का आपसे पूछ रहा है, प्री रिफॉर्म मतलब ये नियम कानून लाने से पहले का आपसे पूछ रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है? तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नहीं, ऐसा नहीं था कि एलपीजी आने से पहले बहुत ज्यादा रैपिड मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से जो है फैक्ट्री लग रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फैक्ट्री लग रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल था, तभी तो एलपीजी लाया गया था ना। डोमिनेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लिमिटेड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, हाँ ये चीज हो रहा था कि जो है पहले छोटा मोटा कंपनी ही ज्यादा था,
ठीक है, और लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा था एलपीजी आने से पहले। एलपीजी कब आया था? 1991 में आया था। सिग्निफिकेंट लिबरलाइजेशन एंड ओपन मार्केट पॉलिसीज, ठीक है, मार्केट पॉलिसीज ओपन नहीं था उतना ज्यादा, और लिबरलाइजेशन बहुत नहीं था, बहुत मुश्किल था उस समय। टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा था, लाइसेंस नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, या फिर बहुत सारा जो नियम कानून था ना, उससे क्या होता था कि लोग को बिजनेस करने में या कंपनी लगाने में बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, गिना चुना ही कंपनी उस समय था। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन हाईटेक इंडस्ट्रीज, हाईटेक तो आप बोल ही जाइए भैया, हाईटेक इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं था, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ये सब तो बहुत बाद में आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डोमिनेंस था, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो है ये देख लिए। अब हम लोग जो है दो क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट पड़ेगा आपको आसान एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो, लेकिन बात है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का अगर आप मतलब समझ गए तो आप आंसर जरूर बना के लिखिएगा, इसलिए क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग समझने पे काम कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? और इकोनॉमिक्स सब सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा करना है तो आपको बेसिक टर्म मालूम होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का जो बेसिक टर्म है या बेसिक लैंग्वेज है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे अनुसार लगता है आपका इस सब्जेक्ट में वो है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, एलपीजी जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पक्का पूछेगा। 1991 में आया था ये पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद क्या बदल गया, उसके पहले क्या था, ये चीज एक बार आप देख लीजिएगा। ऐसे बाकी का जो पीवाईक्यू करा है उसमें हम एलपीजी अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप बाकी का पार्ट में देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की इशू रिलेटेड टू लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया। लेबर मार्केट रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब होता है नियम कानून बदलना। ठीक है, लेबर मार्केट मतलब जो मजदूर हमारा मिल रहा है भारत के अंदर, उसके लिए क्या क्या नियम कानून बदला गया। इंक्रीज इन लेबर वेजेस अक्रॉस ऑल सेक्टर, हर एक सेक्टर में जो है लेबर का वेज मतलब होता है मजदूरी है या दिहाड़ी, लेबर का जो है दिहाड़ी बढ़ा दिया गया है। इनहेंस जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल वर्कर्स, हर एक वर्कर का जॉब सिक्योरिटी हो गया है। नहीं, तुम क्या देखोगे, अभी हर वर्कर का जॉब सिक्योरिटी नहीं हुआ, सिर्फ सरकारी लोग का जॉब सिक्योरिटी है। मोर फ्लेक्सिबल लेबर लॉज आर नीडेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लेबर लॉज जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लेबर के हित में होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब तुमको लगता होगा सर ये लेबर लॉज क्या है। लेबर लॉज में आता है कि हम जो है 8 घंटा ड्यूटी करेंगे, सप्ताह में एक देर हमारा क्या होगा, रेस्ट होगा। ठीक है, हमारा जो है एक फिक्स सैलरी होगा कि कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर महिला है तो उसके साथ जॉब में जो है कोई तरह का छेड़खानी नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी मजदूर है उसका कुछ ना कुछ बेसिक अधिकार होगा, उसको हम लोग लेबर लॉस के तहत पढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब का बढ़ना। तो इसमें हमारा जो है जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की इशू रिलेटेड टू लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, लेबर मार्केट रिफॉर्म के लिए इंडिया में कौन सा एक की इशू है, तो हमारा क्या, मोर फ्लेक्सिबल लेबर लॉज होना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। अगर लेबर के लिए लॉज अच्छा रहेगा तो लेबर क्या करेगा, सही से मन लगा के काम करेगा, और मन लगा के काम करेगा तो काम क्या होगा, अच्छा होगा। इसलिए हमको क्या चाहिए सर, मोर फ्लेक्सिबल लेबर लॉज, मतलब मजदूर के हित में ज्यादा से ज्यादा नियम कानून होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अच्छा, जैसे अभी आपको बोले ना कि एक क्वेश्चन एलपीजी से पक्का रहेगा, उसी तरीके से एक क्वेश्चन एमएसएमई से भी पक्का रहेगा। बात समझ में आ गई? एमएसएमई क्या होता है, नहीं कुछ तो इसका फुल फॉर्म पूछ देगा। एम मतलब हो गया माइक्रो, ठीक है, एम मतलब हो गया मैक्रो, एस मतलब हो गया स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस, इसको हम लोग एमएसएमई कहते हैं। इससे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई इन इंडिया सिंस द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब एलपीजी लाया गया था, तो उसके बाद से जो है एमएसएमई में, एमएसएमई के ग्रोथ में क्या क्या देखने को मिला है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम लार्ज एंटरप्राइजेस,
stable growth with little change with their contribution to GDP, rapid decline to restrictive regulation, lack of financial support, enhanced growth with increased contribution to employment and industrial output। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब कैसे 4 होगा वो आपको समझाते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या किया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, छोटा मोटा जो कंपनी है। ठीक है, जैसे कि मान कर चलो तुम अभी बीटेक के बाद चाहोगे हम एक कंपनी खोलना है। ठीक है, कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर ले तो तुम्हारा बिजनेस जो है किस में आएगा, एमएसएमई में आएगा। ठीक है, तुम छोटा मोटा जो है बिजनेस कर रहे हो, कोई बड़ा प्राइवेट कंपनी तो बना नहीं रहे, तुम एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो उससे तुम्हारा उससे रिलेटेड क्या ऑप्शन है कि अगर तुम एमएसएमई में बिजनेस करोगे तो उसमें तुमको क्या होगा, इनहेंस ग्रोथ विद इंक्रीज कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट। तुम कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार दोगे, तुम्हारा भी ग्रोथ होगा और समाज का भी ग्रोथ होगा। बात समझ में आ रही है। और जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा एमएसएमई के तहत क्या हो जाएगा कि कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा सर, हमारा भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाएगा सर। ठीक है, और ये कब हुआ, 1991 के रिफॉर्म के बाद हुआ। बात समझ में आ गई तुमको। अब क्या क्या रिफॉर्म हुआ, तुमको लाइसेंस मिलना आसान हो गया, टैक्स कम लगने लगा। बात समझ में आ रही है, बिजनेस करना आसान हो गया है, गवर्नमेंट बहुत तरह का सब्सिडी दे रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया। चलिए ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे खत्म होता है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कुछ आंसर अलग लग रहा है तो आप हमको तो बात पहुंचाइए, हम देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, या कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो कम से कम एक बार कमेंट में थैंक यू जरूर लिख दीजिए, हमको भी लगेगा कि हाँ भैया हमने इतना मेहनत करके वीडियो बनाया है, बच्चे को पसंद आया। चलिए ठीक है, आगे यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 है, डिस्कस द डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया इन एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे जो है दो शब्द, अभी आपको क्या बोले, इकोनॉमिक्स में अगर लैंग्वेज समझ में आ गया तो आंसर आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आता तो आंसर कहाँ से लिखिएगा। तो सबसे पहला पूछा गया डिस्कस द की डेमोग्राफिक फीचर्स। ठीक है, डेमोग्राफिक शब्द का मतलब क्या होता है, बात समझ में आ रही है। डेमोग्राफिक शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो डेमोग्राफिक डाटा मतलब एक तरह से क्या हो गया, देखिए डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक का मतलब हो गया जनसंख्या और लोग। ठीक है, और इम्प्लीकेशन का मतलब हो गया कोई भी चीज होता है तो उसका असर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि किसी चीज का अच्छा असर हो गया उसको पॉजिटिव इम्प्लीकेशन कहेंगे, किसी चीज का गलत असर हो गया उसको निगेटिव इम्प्लीकेशन कहेंगे। तो डेमोग्राफिक फीचर कहने का मतलब क्या है कि तुम सुनोगे इंडिया का जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंडिया का जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इंडिया का क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया का मार्केट बड़ा है। बात समझ में आ रही है, पॉपुलेशन ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इंडिया का जो है मार्केट बड़ा है। बात समझ में आ रही है, हमारा जो है 1.5 करोड़ के आसपास आबादी है या फिर 1.4 करोड़ आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके आसपास आबादी है, तो इससे हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या असर पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है, इंडिया के पास जो है इतना आबादी है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ रहा है। एक चीज देखो बताते हैं, अगर इंडिया के पास पॉपुलेशन ज्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, भारत में आके सामान बेचना पसंद करेगी कि भैया हमारे पास यहाँ जो है कस्टमर का संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कस्टमर ज्यादा है तो लोग आके यहाँ सामान बेचेगा, अगर सामान बेचेगा इकोनॉमी क्या करेगा, ग्रो करेगा। बात समझ में आ रही है, तो ये जो डेमोग्राफिक फीचर है, डेमोग्राफिक फीचर करने का मतलब भारत का जनसंख्या या भारत का लोग जो है उससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या असर पड़ रहा है, इम्प्लीकेशन मतलब असर। ठीक है, तो कुछ अच्छा असर भी पड़ रहा है, कुछ बुरा असर भी पड़ रहा है, यही चीज आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब आप क्या कीजिएगा, आंसर अपने से बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो आपको लिख ही आएगा भाई, बीटेक फाइनल ईयर के बच्चे हो, अब तुम लोग दुनिया चलाएगा। चलिए की डेमोग्राफिक फीचर्स का हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है, लार्ज पॉपुलेशन साइज है हमारा देश का। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन साइज में हम मान के चल रहे हैं, लोग 1.5 करोड़ कर रहा है, हम लोग 1.5 नहीं 1.5 मान के चल रहे हैं, हम 1.5 नहीं 1.4 मान के चल रहे हैं, हमारा जो है आबादी 1.4 बिलियन है। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, तो अब इस आबादी से हमको क्या लेना देना सर, इंडिया इज ए होम टू ओवर 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है, इससे क्या लेना देना है, इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल वर्कफोर्स सप्लाई। ठीक है, इससे क्या होता है कि अब इतना आबादी है तो पूरे देश दुनिया में जा करके क्या कर रहा है, भारत का लोग जा करके काम कर रहा है।
ठीक है, तुम देखो किसी भी देश में चले जाओ तो वहाँ काम करने वाला जितना भी आदमी ज्यादातर भारतीय मिल जाएगा तुमको। ठीक है, तो सबसे पहला ये वर्क फोर्स सप्लाई कर रहा है ग्लोबली, मतलब देश दुनिया में जो है मजदूर मिल रहा है, या फिर जो कहो कि काम करने वाला लोग ज्यादातर भारतीय है। ठीक है, दूसरा बात क्या है, हमारा यूथफुल पॉपुलेशन है। यूथफुल पॉपुलेशन कहने का मतलब हमारा क्या है, हमारे देश में जो है युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ओवर 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 25। 25 साल के उम्र, 25 साल से कम उम्र का पॉपुलेशन कितना है? 50% इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो 25 साल से कम उम्र का है। क्या कह रहे हैं, 50% जो है भारत का पॉपुलेशन वो 25 साल से कम उम्र का है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब इससे क्या होगा सर, तो मीडियन एज इज 28 ईयर्स लोअर देन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक, अब हमारे यहाँ जो है, अगर ऑन एवरेज आप एज देखा जाए, मीडियन निकाला जाए तो 28 साल है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के तुलना में। अब जिस देश में युवा का संख्या इतना ज्यादा है वो देश कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? अभी जैसे तुम बीटेक करके बाहर निकलेगा, तुम्हारे पास जो है जॉब अपॉर्चुनिटी रहा तो ठीक है, नहीं तो तुम क्या करोगे, अपना कंपनी खोल दोगे। अपना कंपनी खोलोगे तो 10 लोगों को रोजगार भी जाके दे दोगे। ठीक है, ऐसे भी जो सिविल इंजीनियर है एक तरह से ठेकेदारी भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? नया नया प्रोजेक्ट हाथ लेगा, लाइफ A1 है। समझ गए? चलो आगे यहाँ से देखते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का बात किया जाए। लार्ज वर्किंग एज ग्रुप, 15 से 64 साल के लोग क्या करते हैं, काम करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसे तो 18 साल के ऊपर किया जाता है, लेकिन 15 साल से भी कुछ लोग काम करना शुरू करते हैं। ऑफर से विंडो फॉर एक्सिलरेटेड ग्रोथ। अब इस उम्र में बहुत सारा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये लोग जो वर्किंग एज ग्रुप है, ये लोग को क्या करता है, इतना काम करता है, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो इकोनॉमी हमारा जो है बहुत तेजी से ग्रो करता है। ठीक है, इफ प्रॉपरली एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड दिस कैन लीड टू हाई इकोनॉमिक आउटपुट। अगर इस उम्र का जो भी लोग है, अगर सही से उसको क्या किया जाए, एजुकेट किया जाए। ठीक है, अगर पढ़ा लिखा रहेगा, ठीक, और उसको नौकरी मिल जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक आउटपुट में बहुत ग्रोथ करेगा। जैसे कि देखिए, अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो वो अपना भी जॉब लाएगा, दूसरे को भी जॉब देगा। बात समझ में आ रही है? और एम्प्लॉयड रहेगा, जैसे कि मान के चलो किसी की नौकरी लग जाता है, उसको एक सैलरी आता है, उस सैलरी को वो क्या करता है, खर्च करता है, तो बाकी लोगों का भी पेट चलता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, अगर एम्प्लॉयड होगा तो यहाँ से आपको क्या होगा, पैसा खर्च करना आसान हो जाएगा। पैसा, देखो एक चीज तुमको बताते हैं, किसी भी देश का इकोनॉमी तब ग्रो करता है जब वहाँ आप क्या करते हैं, मनी को सर्कुलेट करते हैं। मनी को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। जैसे अब तुमको पैसा मिल गया, तुम उसको जाके सिर्फ बैंक में जाके जमा कर दोगे, उसको खर्च ही नहीं करोगे, तो देश का इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे तुमको पैसा मिला, पैसा से तुम क्या किए, रूम का रेंट दे दिए या फिर खाने का सामान खरीद लिए, फिर वो आदमी का इनकम बढ़ा, वो आदमी जो उसी पैसा को कहीं और खर्च करेगा। इसी तरह से हमारा जो है पैसा घूमते रहता है। जितना ज्यादा पैसा घूमेगा हमारा इकोनॉमी उतना ग्रो करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पैसा को घुमाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्या कहा गया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब हमारे पास जो है वर्किंग क्लास का भी संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे कि इकोनॉमी एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और अगर लोगों को सही से पढ़ाया गया, उनको नौकरी दिया गया, तो इकोनॉमिक आउटपुट भी अच्छा होगा। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, अर्बनाइजेशन ट्रेंड। अर्बनाइजेशन ट्रेंड मतलब अभी लोग क्या कर रहे हैं, शहर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन ग्रोइंग एट ए फास्ट पेस अप्रॉक्स 35% इन 2021। 2021 का डाटा आपको बता रहे हैं, 35% लोग जो है शहर में पॉपुलेशन बढ़ गया था। बात समझ में आ रही है? अब इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, एक्सपेंडिंग सिटीज बिकम इकोनॉमिक हब्स बट आल्सो फेस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस। अगर सिटीज को आप एक्सपेंड कीजिएगा तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक हब बन जाएगा। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि अभी तुम देखोगे बेंगलोर के बारे में सुनोगे, बेंगलोर में हमारा क्या हो रहा है, बेंगलुरु में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गया, तो बहुत ज्यादा जाम लगने लगा है, बहुत चीज का मूलभूत सुविधा मिलने में दिक्कत हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेस हो गया कि जाम लग जाता है, या फिर मूलभूत सुविधा पानी जैसे नहीं मिल पाता आसानी से, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस है। ठीक है, एक्सपेंडिंग बिग सिटीज इकोनॉमिक हब, लेकिन हमारा जो है बेंगलोर शहर क्या बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब, इकोनॉमिक हब है, मतलब वहां पे जो है रोजगार बहुत ज्यादा है, पैसा का लेन देन बहुत ज्यादा होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो ये सब जो भी हम बात कर रहे हैं ना, इंडिया के पास इतना पॉपुलेशन है, उससे हमारा इकोनॉमी कैसा चल रहा है, उस पे हम लोग ये सारा चीज बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रीजनल इम्बैलेंसेस। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी करने का मतलब हमारे कुछ स्टेट जैसे कि बिहार, यूपी, बंगाल, इस सब में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है।
ठीक है, बिहार, यूपी, बंगाल, इस सब में जो है पॉपुलेशन बढ़ा पड़ा है। यहाँ लोग सिर्फ एक चीज जानते हैं, बच्चा पैदा करना। बात समझ गए? चलिए, uneven development across state causes migration and economic disparity। अब क्या है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, अनइवन डेवलपमेंट है, जिस वजह से कि हमारा सही से क्या हो पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा। पॉपुलेशन ज्यादा है तो सही से विकास नहीं हो पा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, शहर की ओर ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। तुम देखेगा यूपी, बिहार और बंगाल का मजदूर जो है तुमको ज्यादा मिल जाएगा बाकी जगह पे। ठीक है, ऐसे तो बंगाल में भी लोग बहुत मजदूरी करने जाता है, लेकिन अब वैसा नहीं रह गया, पहले था। ठीक है, अब यूपी, बिहार, बंगाल का आदमी तुमको मैक्सिमम स्टेट में मजदूरी करता हुआ मिल जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और क्या हो रहा है, इस पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से सबको सुविधा नहीं मिल पा रहा है, सबको सुविधा नहीं मिल पा रहा है, सबको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। चलिए, अब प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके उसका क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ा रहा है। अब जो है यहाँ पे क्या है, जेंडर कंपोजिशन का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो जेंडर रेशियो इंप्रूविंग बट स्टिल बिलो आइडियल, अप्रॉक्स 1020 मेल्स पर 1000 फीमेल इन सम रीजन्स। ठीक है, जेंडर का रेशियो जो है भारत में बढ़ाया जा रहा है, लड़का लड़की का जो संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पहले क्या था, लड़कियों का संख्या बहुत कम था, अभी जो है लड़कियों का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह पे जो है अभी भी रेशियो क्या है, कम है। मतलब 1020 मेल पे 1000 फीमेल्स है। बात समझ में आ रही है? तो जेंडर का रेशियो भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट रिमेन्स लो कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड के तुलना में भारत में अभी भी जो है महिला जो काम करती है उसका संख्या अभी भी बहुत कम है। बात समझ में आ रही है? तो ये जेंडर कंपोजिशन हो गया, तो ये सब चीज से भी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पॉलिसी है, तो वो सब से रिलेटेड ही हम लोग बात करेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड फर्टिलिटी रेट। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात किया जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज टू 70+ ईयर। अब जो है लोग 70 साल से ज्यादा जी रहे हैं। ठीक है, कि कितना जियोगे भाई, 70 साल से ज्यादा जिएंगे। अब तुम कहोगे सर अब तो लोग पहले की तुलना में कम उम्र में मर जाते हैं। देखो बात क्या है ना, कि पहले क्या था कि मेजॉरिटी लोग बीमार पड़ने की वजह से मर जाते थे। अब क्या है कि हॉस्पिटल का सुविधा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि कम से कम जो है बुढ़ापा तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, और 70 साल अपना जीने का उम्र रखते हैं। ठीक, लेकिन तुम देखोगे फिर भी बहुत लोग जो है ज्यादा नहीं जी पाते। पहले क्या था, 100 साल से ज्यादा लोग जीते थे। 100 साल से ज्यादा इसलिए जीते थे क्योंकि जो है खान पान का तरीका बहुत अच्छा था। ठीक है, और या फिर कुछ लोग जो है कम उम्र में मर जाते थे। कम उम्र में जो मरते थे वो बीमारी की वजह से मरते थे, हॉस्पिटल का सुविधा नहीं था, सही से पानी का सुविधा नहीं था, शुद्ध पानी उसमें नहीं मिलता था। ठीक है, अभी क्या है कि शुद्ध पानी अब मिलना शुरू हो गया, सब जगह आरओ लग गया है, फिल्टर लग गया है, लोग डब्बा वाला पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि कम से कम लोग जो है 70 साल अपना एवरेज उम्र मान के चल रहे हैं। भले 100 साल तक नहीं जा पा रहे, लेकिन ऑन एवरेज मान के चलते 70 साल तो हम लोग जी ही लेंगे। ठीक है, पहले क्या था कि कम उम्र में ज्यादा मरते थे, इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसलिए पॉइंट लिया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज टू 70+ईयर। फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन टू नियर रिप्लेसमेंट लेवल 2 इन मेनी स्टेट्स। ठीक है, फर्टिलिटी रेट में जो है गिरावट देखने को मिला है। लिटरेसी रेट का अगर बात किया जाए, ठीक है, नेशनल लिटरेसी रेट इज अप्रॉक्स 77%। भारत में जो है लगभग 77% नागरिक क्या है, शिक्षित है। जेंडर गैप इन लिटरेसी स्टिल एग्जिस्ट स्पेशली इन रूरल एरियाज। ठीक है, जेंडर गैप जो है लिटरेसी में अभी भी है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो गांव सब में तुम देखोगे तो पुरुष ज्यादा पढ़ा लिखा है, गांव में महिला लोग बहुत कम पढ़ी लिखी है। लेकिन आने वाला जो जनरेशन है 20 साल 25 साल के बाद, उसके बाद तुम देखोगे कि ये चीज नहीं होगा। अभी जो है गांव सब में महिला को खूब शिक्षा दिया जा रहा है। ठीक है, तभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जा रहा है। आप समझ में आ रही है? चलिए, इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है क्या क्या असर है उस पर हम लोग बात करते हैं। पॉजिटिव इम्प्लीकेशन मतलब जो है पॉजिटिव क्या क्या रिजल्ट है उस पे हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला क्या, लार्ज लेबर फोर्स कैन इंक्रीज जीडीपी थ्रू हायर प्रोडक्टिविटी। हमारे देश के पास जो है लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो है जीडीपी बढ़ सकता है, और प्रोडक्टिविटी क्या रहेगा, हाई रहेगा। दूसरा क्या, ग्रोथ इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू राइजिंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है ऊपर उठ रहा है। ठीक है, मिडिल क्लास जो है भारत में सबसे ज्यादा क्या, मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, यानी ऊपर उठ रहा है, तो हमारा जो है गुड्स और सर्विसेज का क्या होगा, डिमांड होगा। ठीक,
स्कोप फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप कल्चर। अभी जो है भारत में तुम देखोगे इनोवेशन मतलब कुछ नया करने का या एंटरप्रेन्योरशिप करने का या स्टार्टअप कल्चर जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तुम देखोगे कॉलेज में जो है 10-10 लाख का फंडिंग दिया जाता है कि भाई तुम कुछ करना चाहते हो तो हम सरकार पैसा दे रही है। आज से 5 साल पहले ये सब का सुविधा ही नहीं था कॉलेज सब में। ठीक है, चलिए निगेटिव इम्प्लीकेशन, ये तो क्या था, पॉजिटिव इम्प्लीकेशन हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ का। निगेटिव मतलब, ठीक है, निगेटिव में क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट स्पेशली अमंग एजुकेटेड यूथ। अभी भी तुम देखोगे एजुकेटेड यूथ मतलब पढ़ा लिखा युवा अभी भी जो है बेरोजगार है, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि उसकी क्षमता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई बंदा ग्रेजुएट है, ठीक है, तो उसको जो है ग्रेजुएट लेवल का नौकरी नहीं मिल पा रहा है। ठीक, जैसे कि तुम खुद देखोगे अभी जैसे बहुत सारा लोग बीटेक कर लिया है, बात समझ में आ रही है, बहुत सारा लोग बीटेक करके इंजीनियर बन गया, लेकिन वो काम जो है इंजीनियर वाला करता नहीं है। उसको कोई ना कोई सस्ता काम मिल जाता है और वही करना पड़ता है उसको। तो ये क्या है, एक तरह का निगेटिव इम्प्लीकेशन है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, प्रेशर ऑन एजुकेशन हेल्थ हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, अभी भी जो है भारत में अगर गौर से देखोगे तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, हेल्थ का सिस्टम भी अच्छा नहीं है, लोगों के पास अभी भी रहने के लिए घर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है या ट्रांसपोर्टेशन सुविधा अच्छे से नहीं है। तो ये सब चीज अभी भी भारत में समस्या है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तीसरा क्या है, नीड फॉर लार्ज स्केल स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन। ठीक, लार्ज स्केल स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है और बड़ा पैमाना पे जॉब मिलना चाहिए, ये जॉब होना चाहिए, इसके भी अभी आवश्यकता है। ठीक है, पॉलिसी इम्प्लीकेशन। ठीक, गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल। सरकार को जो है ह्यूमन कैपिटल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा खर्च करना चाहिए, और कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और स्किल पे। ठीक है, तो हेल्थ और एजुकेशन पे तो लोग काम ही कर रहा है, लेकिन स्किल पे कम काम करता है। सरकार को स्किल पे बहुत काम कराना चाहिए। ठीक है, जैसे कभी आप बीटेक कर लीजिएगा, आपका इंडस्ट्री में मार्केट में जो डिमांड है वो आपके पास नहीं, आपके पास सिर्फ सब्जेक्ट या थ्योरी नॉलेज है। बीटेक में आपके पास क्या है, सिर्फ थ्योरी नॉलेज है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाइएगा तो आपके पास वैसा नॉलेज ही नहीं है कि वहां पे जो चाहिए वो आपको सिखाया ही नहीं गया है। इसलिए आपको देखिए, अब सरकार ने नियम लाया है, लेकिन गलती सरकार का नहीं, गलती बच्चा का भी और कॉलेज का जो प्रोफेसर है वही सब हरामी है। ठीक है, नियम लाया गया, सरकार क्या किया है, 3 इंटर्नशिप कर दिया है। ठीक है, आपको जो है पूरा बीटेक में 3 इंटर्नशिप सरकार ने कंपलसरी कर दिया। और कॉलेज का टीचर लोग क्या करता है, वो कहता है कि ऑनलाइन जाके इंटर्नशिप कर लो। सिविल में ऑनलाइन इंटर्नशिप करना ही नहीं है, सिविल में जब भी कीजिए ऑफलाइन इंटर्नशिप कीजिए। ऑनलाइन इंटर्नशिप कंप्यूटर साइंस वाले के लिए होता है। बात समझ में आ रही है, सिविल में ऑफलाइन इंटर्नशिप होना चाहिए, कॉलेज का टीचर क्या कहता है कि ऑनलाइन इंटर्नशिप करो। इस वजह से आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। सरकार ने नियम तो बना दिया, लेकिन बीच में जो लगाने नियम को फॉलो कराने वाला कॉलेज का प्रोफेसर सब है, उसको अपना ही दिमाग नहीं है। बात समझ में आ रही है, इसकी वजह से स्किल नहीं मिल पा रहा है। इंटर्नशिप जब करना है तो ऑफलाइन कीजिएगा, तब ना आप देखिएगा कि पुल जो बन रहा है वो कैसे काम कर रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, रोड बन रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, तो वो चीज कोई सीखा ही नहीं है। खाली सब सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है, हम जो है सर ऑटो कैड किए हैं, हम जो है रेविट किए हैं। ठीक है, हम जो है स्टैड प्रो सीखे हैं, आपको आधा घंटा कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही थी, स्किल आपके पास है नहीं, तो अब आप जब जॉब लेने भी जाइएगा बीटेक के बाद, तो फिर आपको जॉब लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, या फिर आप कुछ वैसा नहीं सीख पाए जिससे कि आपका सैलरी बहुत अच्छा मिले। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए सरकार को जो है ये सब चीज पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। हमने नियम तो बना रहा है, ठीक है, स्किल पे काम करना चाहिए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे काम करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। इफेक्टिव प्लानिंग इज नीडेड टू हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड बिफोर इट टर्न्स इनटू अ बर्डन। ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए कि एक इफेक्टिव प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक, मतलब कुछ लोग को ज्यादा मिल रहा है, कुछ लोग को कम मिल रहा है। ठीक है, एक समान हर आदमी को अधिकार नहीं मिल रहा है, या एक समान हर आदमी को सुविधा नहीं मिल रहा है, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। नहीं तो एक समय आएगा कि ये बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, किसी के पास कुछ नहीं होगा। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द प्राइमरी इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन दैट अराइज फ्रॉम रूरल माइग्रेशन। ठीक है, रूरल माइग्रेशन मतलब गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, कहाँ, शहर की तरफ। गांव से लोग पलायन कर रहे हैं शहर की तरफ, तो जब शहर में लोग जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, गांव से लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें प्राइमरी इशू क्या है, ठीक है, बेसिक क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सबसे पहला ओवर क्राउडिंग हो रहा है शहर में, शहर में जो है
भेड़ बकरी की तरह लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये अक्सर ओवर क्राउडिंग हो रहा है। मासिव इन्फ्लक्स ऑफ पीपुल लीड्स टू कंजेशन एंड स्लम्स। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच गए शहर में, तो वहां पे जो है कंजेस्टेड एरिया में रहना पड़ रहा है, क्योंकि जगह कम है, लोग ज्यादा है, और स्लम्स में रहना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, खास करके मुंबई में आप जाइए ना, मुंबई में स्लम बढ़ा हुआ है। शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंक्रीज इन अनऑथराइज्ड सेटलमेंट्स। ठीक है, बहुत लोग जो है गलत तरीके से जाके बस गए हैं, जहाँ पे अनऑथराइज सेटलमेंट करने का मतलब जो है गलत तरीके से जाके बस चुके हैं। कोई ऐसा जमीन या कोई ऐसा जगह जहाँ पे रहने का अधिकार नहीं, फिर भी लोग कब्जा करके रह रहे हैं। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं मिल पा रहा है, मतलब जो रहने के लिए ढंग का मकान होना चाहिए, वो मकान नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग गांव से जो है किधर जा रहे हैं? शहर की तरफ जा रहे हैं। रूरल मतलब हो गया गांव, अर्बन मतलब हो गया शहर। चलिए, अगला हमारा क्या पॉइंट है? प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी प्रेशर ज्यादा है, बात समझ गए? ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, सीवेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बिकम ओवरलोड। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा हमारा प्रेशर है। ठीक है, जैसे कि सही से नाला का पानी नहीं निकल पा रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वाटर सप्लाई सही से नहीं हो पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीज जो है हो रहा है शहर में, आपको देखने को मिल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिकम इनसफिशिएंट इंक्रीजिंग ट्रैफिक एंड पॉपुलेशन। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि आपका बस वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। बस पर्याप्त मात्रा में नहीं तो क्या होता है, रोज लोग अपना गाड़ी लेके निकलते हैं, अपना गाड़ी का संख्या बढ़ेगा रोड पे, तो क्या होगा? ट्रैफिक का दिक्कत हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, सबको रोजगार भी नहीं मिल पाता है। बात समझ में आ रही है? सिटी में इतना ही लोग बढ़ गया है कि अब सबको रोजगार नहीं मिल रहा है। सिटीज अनएबल टू क्रिएट फॉर्मल जॉब्स एट द सेम पेस एज माइग्रेशन। उसके बाद क्या है? राइज इन इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स विद पुअर वेजेस एंड नो सोशल सिक्योरिटी। एक तो कम मजदूरी में आपको जो है जॉब ज्यादा मिल रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर जॉब करने का मतलब ऐसा नौकरी जिसपे कि कोई कागजी काम नहीं हुआ है। ठीक है, इनफॉर्मल जॉब करने का मतलब क्या हो गया? ऐसा नौकरी जिसमें कि कोई कागजी काम नहीं हुआ। कागजी काम करने का मतलब जैसे कि तुम प्राइवेट या सरकारी नौकरी करोगे, तुम्हारा एक पेपर वर्क होगा कि इतना सैलरी होगा, इतना घंटा काम करना पड़ेगा, इतना छुट्टी मिलेगा, ये सुविधा है, वो सुविधा है। ठीक है, वो सारा एक पेपर वर्क होता है। लेकिन इनफॉर्मल जॉब में क्या होता है? कोई पेपर वर्क नहीं होता है। तुमको एक दिन का काम मिल जाएगा, या एक सप्ताह या एक महीना काम हो जाएगा, उसका कोई कागजी नहीं है उसमें। बाद में चाहे तो मालिक मुकर भी सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इनफॉर्मल जॉब कहते हैं। और इनफॉर्मल जॉब में क्या होता है? पैसा भी कम दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई जॉब का सिक्योरिटी नहीं। तो इस तरह का जो नौकरी जो है वो बहुत बढ़ गया है शहर सब में। उसके बाद सोशल टेंशन बढ़ चुका है। ठीक है, सोशल टेंशन में क्या? माइग्रेशन ऑफन लीड्स टू रीजनल एंड लिंग्विस्टिक टेंशन। ठीक है, अभी तुम देखोगे कि भाषा लेकर के बहुत विवाद होता है, जैसे कन्नड़ बोल आपको आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत केस में तुम देखोगे बिहारी लोग को देखना नहीं चाहता है साउथ में। तो ये सब चीज जो है भाषा लेकर के भी बहुत दिक्कत होता है। कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्स कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट एंड अमंग कम्युनिटीज। हमारे पास रिसोर्स बहुत कम है, ठीक है, और आदमी ज्यादा है, तो आपस में क्या होता है? लड़ाई होते रहता है। ठीक, चलिए, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कहने का मतलब क्या है? अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन लीड्स टू डिफोरेस्टेशन। अब जो है अर्बन में तेजी से लोग बस रहे, तो हमारा क्या होगा? पेड़ पौधा कट रहा है, पानी का किल्लत हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद इंक्रीज्ड कार्बन फुटप्रिंट एंड लॉस ऑफ अर्बन ग्रीन स्पेसेस। कार्बन फुटप्रिंट जो है आपका बढ़ गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया है इन्वायरमेंट में। अर्बन ग्रीन स्पेसेस का लॉस हो रहा है। शहर में जो है ग्रीन स्पेस मतलब हरियाली शहर में खत्म हो चुका है। बात समझ में आ रही है? ये सब क्यों हो रहा है? गांव से लोग ज्यादातर शहर की तरफ प्लान कर रहे हैं। हेल्थ और सैनिटेशन का इशू है। ठीक है, हेल्थ और सैनिटेशन में क्या इशू है? स्लम dwellers suffer from poor hygiene disease and lack of access to clean water। शहर में जो स्लम है, ठीक है, स्लम मतलब झोपड़ी झुग्गी बना के जो इलीगली रह रहा है शहर सब में, उसको हम लोग स्लम एरिया कहते हैं। झोपड़ी झुग्गी बना के जो इलीगली रह रहा है, तो उसका जो है पुअर हाइजीन है, मतलब उसको बहुत अच्छा सुविधा नहीं मिल पा रहा है, किसी तरह से दिन काट रहा है, बीमार पड़ रहा है। ठीक है, वहाँ शुद्ध पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स गेट ओवरबर्डन। पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एजुकेशनल प्रेशर, ठीक है, एजुकेशनल प्रेशर भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अर्बन स्कूल्स ओवर क्राउडेड, रूरल माइग्रेशन, चिल्ड्रन स्ट्रगल टू एसेस क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अब जो है शहर में जो भी स्कूल है उसमें संख्या क्या बहुत ज्यादा है, बहुत भीड़ है स्कूल में। ठीक है, मनमर्जी पैसा भी ले रहा है।
इस वजह से क्या है कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। अर्बन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अर्बन पॉवर्टी कहने का मतलब क्या है, शहर में गरीबी जो है, इनइक्वालिटी जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफन डू नॉट रीच टू द माइग्रेंट्स, ठीक है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मतलब आप शहर जिस काम के लिए गए हैं आपको वो काम शहर में नहीं मिल पा रही है, इस तरीके का बहुत सारा समस्या होता है। इंक्रीज्ड अर्बन पुअर पॉपुलेशन विद हाई लिविंग कॉस्ट, ठीक है, शहर में जो है गरीबी बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, शहर में लोग चले गया, गरीबी बहुत ज्यादा है और उसको रहने का खर्चा जो है बहुत चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से हमारा जो है कुछ ना कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो का पार्ट 1 एंड होता है। आप हमारा बाकी पार्ट जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। हमने अपना बेस्ट पॉसिबल दिया है ताकि आपको बातें समझ में आए। इकोनॉमिक्स में बच्चा का एक ही प्रॉब्लम है कि सर समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत किया है। तो आप देख लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए और कमेंट में थैंक यू लिखिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर एग्जाम।